वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। सो वी आर हियर विद आवर पार्ट 2 ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑन डीयू परीक्षा। तो पार्ट 1 आई होप आप सभी लोग देखकर ही यहाँ पर तशरीफ लेके आ रहे होंगे। छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजें। एक थोड़ी सी यहाँ वो देखिएगा, स्ट्रक्चर में मिस्टेक हो गई है। डाई फर्स्ट ही क्वेश्चन है वो बेरिलियम क्लोराइड और डाइबोरेन का स्ट्रक्चर था। सो बाय मिस्टेक पता नहीं कैसे बेरिलियम क्लोराइड एंड BeH2 का मैंने थोड़ा सा कंपेयर कर लिया, बट हाँ मोर और लेस दोनों सेम ही है। दोनों में सेम तरह का नेचर होता है, सेम बनाना बॉन्ड टाइप के होते हैं, तो आपको पता ही होगा। आप वीडियो लेक्चर देख के आए होंगे तो आपको पता होगा। बाकी आई होप आपने वन शॉट वगैरह सब कुछ देखकर यहाँ पर आएंगे तो काफी ज्यादा आपको इजी लगेगा टॉपिक। बाकी वही बोलूंगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और लाइफ साइंस वाले दोस्तों को भेजते रहिए। इस चीज को मत भूलिए बिल्कुल भी। हर वीडियो में मैं आपको रिमाइंडर कराता रहता हूँ कि लाइफ साइंस वाले बच्चों को, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा उन तक पहुंचाइए कि किस तरीके से वीडियोस अपलोड हो रही हैं, क्या आपको फायदा मिला था सेमेस्टर में। तो मिलते हैं आपसे इसी लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं फिर। Compare the structures of dimeric beryllium chloride and diborane with respect to bridging bonds present in them। तो यहाँ पर एक तो डायमेरिक जो डायमर होता है BeCl2 का वो, एंड साथ साथ डायबोरेन को हमें देखना है। तो यहाँ पर डायमेरिक वाला स्ट्रक्चर लेट मी जस्ट सी कैसा होता है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायमेरिक वाला स्ट्रक्चर हमारे पास जो BeCl2 का होता है उसमें हमारे पास क्या होता है एक बार वो देखते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो है एक Cl होता है, यहाँ पर एक और बेरिलियम आ गया मेरे पास। देन ये जो सी है ये वाला मिलेगा बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। देन वी हैव सो बेसिकली करेक्ट स्ट्रक्चर ये है हमारे पास, जो मैं डायरेक्ट अपनी लेक्चर की स्लाइड से उठा के ले आया। यहाँ पर अब हमें इसको करना है कंपेयर। तो क्या यहाँ पर प्रॉब्लम है? देखिए, आप ब्रिजिंग बॉन्ड है, यस सर है। BE है, यस सर है। ये आपका ब्रिज बॉन्ड। इस ब्रिज बॉन्ड में देखिए हमारे पास क्या हो रहा है। इस ब्रिज बॉन्ड में बताइए कितने सेंटर है और कितने इलेक्ट्रॉन है। सर एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन और चार इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं? यस सर है। इधर आइए, अब ये भी आपका एक ब्रिजिंग बॉन्ड है। इसमें क्या होता है बेसिकली आपके पास, ये तो आपका बन रहा होता है एक सिंपल कोवलेंट बॉन्ड, बट इससे क्या हो रहा होता है यहाँ पर एक आपका ये जो बॉन्ड है दैट इज योर बनाना बॉन्ड, कि यहाँ पर आपके पास तीन सेंटर और दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बेसिकली यहाँ पर बन रहे हो। क्या होता है? तीन सेंटर मतलब एक बेरिलियम का पार्शल ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s, एंड देन इसका जो है वो एम्प्टी ऑर्बिटल लग रहा होता है। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर जो एक बॉन्ड है उसमें तीन सेंटर और दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बेसिकली दो बॉन्ड्स हैं डिफरेंट। दो बॉन्ड से ध्यान रखिएगा, और दोनों ही फुल फुल टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। कैसे? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? दो इलेक्ट्रॉन। कितने सेंटर है सर? एक इसका सेंटर बेसिकली, एक इसका ऑर्बिटल, एक इसका ऑर्बिटल, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ देखिए, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है सर? ये दो इलेक्ट्रॉन। कितने सेंटर है सर? एक ये ऑर्बिटल और एक इसका एम्प्टी ऑर्बिटल। तो सर ये भी टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। वेयर एज हमारे पास जो पीछे हमने देखा है BeH2, दैट इज आवर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ पर जो है वो एक बॉन्ड जो है बेसिकली जहां पर हम तीन ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं, बट ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। वेयर एज यहाँ पर क्या है, दो ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन, दो ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन ही आराम से प्रेजेंट है, जो टोटल हमें चाहिए होता है। तो ये यहाँ पर डिफरेंस आता है। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाइएगा, एक्सप्लेन कर दिएगा क्या क्या होता है। बाकी आप चाहें तो फिर हाइब्रिडाइजेशन वगैरह भी मार्क कर सकते हैं कि ये होगा आपका sp2, वो हो जाता है आपका sp3 एंड ऑल। ये सारी चीजें आप मार्क कर सकते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या डोनेट हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि लिथियम जो है एयर में हम उसको बर्न कर रहे हैं, उससे दो कंपाउंड मिल रहे हैं। तो उससे हमें दो कंपाउंड मिल रहे हैं। तो लिथियम को जब हमने एयर में बर्न करा तो बेसिकली एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। ये होता है हमारा। अब ए को जब हमने क्या करा, ट्रीट करा वाटर के साथ, तो हमें अमोनिया गैस मिली। बी का एक्वस सोल्यूशन क्या है? बेसिक इन नेचर है, मतलब कहीं ना कहीं हाइड्रोक्साइड आयन की बात हो रही है। ए और बी को हमें आइडेंटिफाई करना है और बैलेंस केमिकल रिएक्शंस बतानी है जो भी इन्वॉल्व है। तो ये आपके पास सिंपल सा आ जाएगा Li3n, लिथियम नाइट्राइट। ये आ जाएगा आपके पास Li2O। ठीक है। तो लिथियम कितने हो गए सर? आपके पास पांच लिथियम आते हुए नजर आ रहे हैं। हाफ यहाँ पे कर देता हूँ, हाफ यहाँ पे कर देता हूँ। रिएक्शन हो गई मेरी बैलेंस। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब Li3n में हम क्या डाल रहे हैं? वाटर। सिंपल सा भाई, नेगेटिव पॉजिटिव का गेम करिए, आपका बन जाएगा LiOH प्लस NH3। सिंपल सा आपके आंखों के सामने ये बन जाएगा। सो यहाँ पर अगर हमें इसको बैलेंस करना है, सो व्हाट शुड बी डन? सो यहाँ पर मैं तीन लगा दूं, हाँ सर लगा दीजिए। यहाँ अगर आपने थ्री लगाया है तो क्या हो गया? यहाँ पर तीन ऑक्सीजन तीन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर मैं थ्री लगा देता हूँ। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? छह। क्या ये बैलेंस है? मुझे तो बैलेंस होती हुई नजर आ रही है। तीन हाइड्रोजन तीन 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 छह छह। ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर आपका जो हो गया
नेक्स्ट आप Li2O को पानी में डालेंगे तो आपको मिल जाएगा LiOH। सो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ 2 लगा दिया तो क्या ये बैलेंस हो जाएगी? सर होती हुई तो नजर आ रही है ना, हो गई ना। ऑक्सीजन दो दो, दो लिथियम दो हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो, तो ये आपकी दूसरी वाली रिएक्शन हो गई। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डील विद दीज केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैग्नीशियम बेस्ड है, तो आप ये इसको भी एक बार ट्राई कर लिएगा। एक चीज बन रही है ए, एक बन रही है बी, एक होगा आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड और एक होगी आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड। पानी में आप इसको जैसे ही डालेंगे क्या मिलेगा? वही जो सभी को पता है, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो मिलेगी ही, साथ में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगी वो दैट इज अमोनिया। बस यही है हमारे पास द एश ऑन रिएक्शन विद दिस आइडेंटिफाई ए और बी को आपको आइडेंटिफाई करना है। एक ए होगा और एक बी होगा। सिंपल सा, आप ये भी सेम तरीके से आप आराम से कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ट्रेंड इन द सोल्यूबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली मेटल्स, मतलब LiOH, NaOH, KOH, RbOH, इन सभी की बात करनी है। करने बात आ जाइए करते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, हमें पता है डाउन द ग्रुप जाने में सोल्यूबिलिटी क्या होती है सर? इंक्रीज होती है, बिल्कुल सही। तो सोल्यूबिलिटी हमारी तो इंक्रीज हो रही है, इतना हमें पता है, ठीक है सर। और क्या हमें पता है? सोल्यूबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन हम ये देखते हैं कि हमारी जो लैटिस एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज? सर जैसे जैसे साइज बढ़ता है लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती है, बिल्कुल सही। हाइड्रेशन एनर्जी भी हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। बट मुझे बताइए ज्यादा क्या फैक्टर होगा? सर ज्यादा होगा डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी, जो है वो ज्यादा होगा। डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज मोर, ये ज्यादा डिक्रीज होगा। तो क्या होगा अगर लैटिस एनर्जी जो है वो डिक्रीज ज्यादा हुई? किससे? हाइड्रेशन एनर्जी से। तो अल्टीमेटली हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो थोड़ी सी हमारे पास ज्यादा हो जाएगी। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास थोड़ी सी ज्यादा हो गई तो क्या होगा? हाइड्रेशन एनर्जी जहां हुई तो क्या होगा भाई? सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। तो नीचे आने में हमारे पास ये ट्रेंड फॉलो होता है। इसी के साथ हम बोलते हैं जैसे जैसे सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब जो आयंस है वो ब्रेक डाउन ज्यादा होंगे Li पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। इसका मतलब हमारा जो बेसिक कैरेक्टर है वो भी ज्यादा इंक्रीज होता है। तो डाउन द ग्रुप आते आते बेसिसिटी भी इंक्रीज होती है ऑफ हाइड्रोक्साइड। सिंपल सा रीजन है, इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दे दी जाएगी। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट एल्कली मेटल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कलर क्यों देते हैं बंसन फ्लेम को, और मैग्नीशियम जो है वो और एज वेल एज बेरिलियम नहीं देता। सो क्या होता है सिंपल सा यार, हम जो है किसी भी चीज को अगर फ्लेम पे रखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं सर? हीट दे रहे हैं उसको, बिल्कुल सही बोला जिसने भी बोला। किसी को अगर हमने फ्लेम पे रखा है तो हम उसको हीट कर रहे हैं, बेसिकली उसको जो है वो हीट दे रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उसको एनर्जी बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, क्या उसके इलेक्ट्रॉन्स के पास भी जा रही होगी? हाँ। तो इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल में प्रेजेंट होते हैं? हाँ सर प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? स्टार्ट कर देंगे किसी हायर एनर्जी वाले शेल में कूदना, क्यों? क्योंकि उनके पास आ गई एनर्जी, ऊपर चले गए वो एनर्जी लेके। अब जब वो वापस नीचे आएंगे तो क्या वो एनर्जी लूज नहीं करेंगे? हाँ सर, वो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज कर देंगे। पहले उन्होंने एब्जॉर्ब करी, फिर वो एमिट कर देंगे एनर्जी। यही जो एनर्जी रिलीज हुई ये किसी हमारे पास वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग होगी। हाँ सर, किसी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग होगी। अब अगर ये वेवलेंथ हमारे पास किस में आई? अगर ये वेवलेंथ, और जनरली ये वेवलेंथ हमारे पास जो आती है वो आती है विजिबल रीजन में, ये आती है विजिबल रीजन में। तो अगर ये हमारे पास जो है विजिबल रीजन में आई तो उससे क्या फर्क होगा? ये हमारे पास विजिबल रीजन में आती है जिससे ये होगा कि हमें कलर नजर देता है, तो हमें कलर दिखाई देता है। सिंपल सा ये होता है हमारे पास इसमें। तो विजिबल रीजन में ये करती है करस्पॉन्ड और हमारे पास जो है कलर आ जाता है। तो कलर आ गया तो क्या हो गया? मतलब एल्कली मेटल्स ने जो है वो हमें कलर दे दिया। तो तरह तरह के हमें कलर देखने को मिलते हैं, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। मैग्नीशियम और कैल्शियम क्यों नहीं देते? सॉरी, बेरिलियम इसीलिए नहीं देते क्योंकि उनका साइज जो होता है वो छोटा होता है। अगर छोटे हैं तो क्या करेंगे? वो टाइटली हेल्ड करेंगे, या फिर उनकी हम ये बोल सकते हैं एज वेल कि आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है। एक और चीज देख लिया यहाँ पर, आपको जो लेक्चर में डिस्कस करा था कि अगर ये आपकी आ गई और ये आपकी विजिबल रीजन में आई, मतलब आपकी 700 से 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में आई, तब काम बन जाएगा, मजा आ जाएगा। देन क्या आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर, लिथियम का क्रिम्सन रेड, ये गोल्डन येलो, वॉयलेट, इसको लिलैक भी बोलते हैं, रेड वॉयलेट, सीजियम का ब्लू, ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्शियम का, देन बेरियम। तो इनका जो है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड, तो कोई भी कलर ही शो नहीं करता। ये पूरी थ्योरी में बात कर रखी है। बाकी आप जेडली का कटआउट भी दे रखे हैं जिस पर मुझे फाइन लगा था, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिली एक्साइटेड होते हैं किस पर? हायर एनर्जी लेवल पर इन द फ्लेम टेस्ट में। बंसन बर्नर पर हम ये करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? देन वील सी के जो भी एनर्जी हमारे पास एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब वापस आता है तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसने ऑब्टेन करी होती है उसको वो कहता है चलो आप उसको रिलीज कर दो, एमिट कर दो। और वो एनर्जी हम E इज इक्वल टू एच न्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा के थ्रू निकाल लेते हैं।
क्या निकाल लेते हैं, वेवलेंथ निकाल लेते हैं उससे, और वो वेवलेंथ हम देखेंगे यार कहीं ना कहीं ये किसी को तो करस्पॉन्ड कर रही है, जैसे कि यहाँ पे कलर दे रहा है। सो ये हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में यार मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही थी। इसमें यार ये लिखा हुआ है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन एक्वस मीडियम आर एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज एल्कली मेटल्स। ऐसा इसमें मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एज स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते यार, क्योंकि एल्कली मेटल्स दे आर मोर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एल्कली मेटल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर या तो आर नॉट आएगा या कुछ और आएगा, बल्कि कुछ तो आएगा। तो मैं नॉट वाले को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कॉमेंट में बताइएगा और उसका रीजन बताइएगा कि क्या, अगर आप टीचर्स वगैरह से पूछें क्या इसमें लॉजिक लग रहा है तो, बट मेरे अकॉर्डिंग जो सही है अभी मैं वो कर रहा हूँ, बाकी जो है वो करेक्शन बिल्कुल कर ली जाएगी जब जब हम देखेंगे, मतलब जब हम पढ़ाई करेंगे तब हम उस टाइम पे करेक्शन देख लेंगे। तो अभी के लिए ये हम जो है वो थोड़ा सा इसको गलत लेके चल रहे हैं कि ये क्वेश्चन गलत। अब क्यों नहीं होंगे उसकी बात करते हैं। हमने बात करी रिड्यूसिंग नेचर की, कि मतलब कोई भी बंदा, कोई भी इंसान, नॉट सर इंसान की बात नहीं, और यहाँ मेटल की, कोई भी मेटल आए, इलेक्ट्रॉन लूज करे, और क्या हो, यहाँ एम पॉजिटिव लिखता हूँ, जितने भी इलेक्ट्रॉन उसने लूज करोगे ये वो करेगा, ठीक है। कितनी आराम से वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, दैट टेल्स कि वो कितना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके लिए हमने दो चीजें देखी थी, एक हमने हाइड्रेशन वाला फैक्टर देखा था, दूसरा हमने आयोनाइजेशन एनर्जी वाला फैक्टर देखा, ठीक है। मुझे बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है या कम, किसकी, एल्कलाइन अर्थ मेटल की। लिथियम और बेरिलियम में कंपेयर करा दीजिए सर, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लिथियम की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बेरिलियम। मतलब क्या है, जो बेरिलियम है वो क्या करता है, अगर मैं इसको बेरिलियम ले लूं, क्योंकि बेरिलियम को जाना है बीई पॉजिटिव में, नहीं Be2 पॉजिटिव में, तो क्या इसको दो इलेक्ट्रॉन लूज करने, और अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज करने तो भाई आयनाइजेशन एनर्जी या फिर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दोज टू इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई तो क्या बेरिलियम इजिली खुद ऑक्सीडाइज हो पाएगा, नो सर नहीं हो पाएगा। अगर वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा इजिली, तो क्या वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन पाएगा, नो सर। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर इन केस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं होते। रीजन समझ में आया कि एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है एक्वस मीडियम में इतने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते, बिकॉज ऑफ देयर हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनको लॉजिकली भी दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा अगर उन्हें प्रॉपरली अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में आना है। तो दो इलेक्ट्रॉन को लूज करना मतलब वही कोई आम बात तो है नहीं, तो वही है उनकी भी प्रॉब्लम हमारे उनके सामने ही है। तो इसी वजह से ये इतने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रेंड्स इन द सोल्यूबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड की। हमने बात कर ली है एल्कली मेटल्स की बात हो चाहे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात हो, डाउन द ग्रुप सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। कैसे समझाएंगे, वही अपने दो फैक्टर्स के थ्रू जो हमने बात करी। BeCl2 is the most covalent alkaline earth metal chloride। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, BeCl2, उसके नीचे क्या आएगी MgCl2, फिर CaCl2, ये होगा। तो डाउन द ग्रुप आते आते क्या हो रहा है हमारे पास, आप समझ लीजिए एनायन तो सेम है, कैटायन का जो साइज है वो बढ़ रहा है, कैटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हमारे पास कैटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है तो सीसी जो है वो कम हो रहा है। सर ये सीसी क्या है, बेसिकली कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो बेरिलियम बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइज इन अमंग इट्स ग्रुप, ये क्या होता है, सबसे ज्यादा मोस्ट कोवलेंट होता है। ये क्या है, मोस्ट कोवलेंट होता है। तो बेरिलियम का जो है वो साइज जो है सबसे छोटा होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, सबसे ज्यादा कोवलेंट होता है। तो BeCl2 इज द मोस्ट कोवलेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल क्लोराइड। तो उसका साइज सबसे ज्यादा छोटा होता है, वो मोस्ट कोवलेंट होती है इसी वजह से, क्योंकि साइज छोटा। तो ठीक है, हाँ यार इतना ही इसमें एक्सप्लेनेशन होगा, और क्या ही बता सकते हैं इसमें कि फजांस रूल ही बेसिकली मेजरली बता सकते हैं इसमें, कि फजांस रूल के थ्रू हम बोल सकते हैं स्मॉल कैटायन होगा तो अपना जो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। विच इज मोर बेसिक, KOH और COH, तो सेम ग्रुप के बंदे हैं, KOH CaOH। ओके, कौन ज्यादा बेसिक है मुझे बताइए, ज्यादा मेटालिक कौन है। सर ऑब्वियसली पोटेशियम। तो यही हमारे पास ज्यादा बेसिक होगी। क्यों बताएंगे हम इसका रीजन, अगर मैं सोच पाऊं तो किस तरीके से। एक तो हम बता सकते हैं कि KOH इज मोर आयनिक, KOH इज मोर आयनिक बिकॉज इस पर 2 प्लस चार्ज है, उस पर 1 प्लस चार्ज है, तो ये मोर आयनिक है। दूसरा हम बता सकते हैं कि ये अगर क्योंकि मोर आयनिक है तो इसकी सोल्यूबिलिटी इन वाटर ज्यादा है। अगर सोल्यूबल ज्यादा है तो ये के पॉजिटिव और OH नेगेटिव में बढ़िया तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगी, और जहां ये अच्छे तरीके से डिसोशिएट होगी वहां पर हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ गए। अगर OH नेगेटिव बन गए तो क्या इंक्रीज हुई हमारे पास, बेसिसिटी इंक्रीज हुई, बेसिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा।
समझ आया? बोलिए इसको। हाँ सर, आ गया बहुत अच्छे से तरीके से जो है समझ में आ गया। तो बेसिक कैरेक्टर हमारे पास जो है किस तरीके से इंक्रीज होगा समझ में आया। तो KOH जो है वो ज्यादा बेसिक। आगे बढ़ते BeO प्लस NaOH। तो यार इसका मेरे हिसाब से Na2BeO2 बनती है सॉल्ट हमारे पास, साथ में वाटर रिलीज होता है। एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ यहीं पर, आप जो है इसकी कॉम्प्लेक्स वाली रिएक्शन देखिएगा। इसकी एक रिएक्शन है यहाँ पर, ये बैलेंस हो गई क्या? 2 3 यहाँ पे 2 3, ठीक है। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है, आई थिंक हो गई है। ठीक है। तो आपको जो है इसकी एक कॉम्प्लेक्स बनता है Na2BeOH होल ट्वाइस होल 4 करके कुछ, NaBeOH होल 4 करके कुछ कॉम्प्लेक्स बनता है। तो वो कॉम्प्लेक्स का जो है वो रिएक्शन देखिएगा, वो कॉम्प्लेक्स वाली रिएक्शन लिख लीजिएगा। और एक बार टीचर से अपने कंफर्म कर लीजिएगा कि यार कौन सी रिएक्शन लिखना वुड बी मच बेटर। वैसे तो दोनों ही बेटर हैं, आप दोनों ही लिख दीजिए, या फिर मेजरली शायद कॉम्प्लेक्स वाली ज्यादा सही रहेगी। अच्छा, हो क्या रहा है यहाँ पर, ये बताया जा रहा है कि बीईओ जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर है। दिस रिएक्शन इज टेलिंग अस दैट बीईओ इज एम्फोटेरिक इन नेचर, क्योंकि ये क्या है, जनरली मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर की होती है, तो वो एसिड से रिएक्ट करेंगे भाई, बेस से नहीं करेंगे। बट बीईओ क्या है, एसिड से भी करेगी बेस से भी करेगी, तो दैट्स वाई यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, अमंग द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम को हटा दीजिए, सबकी बात करनी, विच विल हैव द मोस्ट इनसोल्यूबल सल्फेट। अच्छा, कौन सा सबसे ज्यादा इनसोल्यूबल होगा? तो हमें पता है BeSO4 को हटा दूं, क्या होता है, बेरियम सल्फेट, बेरिलियम सल्फेट को हटा दूं, देन मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, बेटा मांगे कन्या सुंदर, वापराजी, बेरियम सल्फेट, रेडियम लाऊं या नहीं लाऊं? रहने दो यार, वो रेडियो एक्टिव है ना। तो हाँ, अब बात करो, किसका सोल्यूबल सल्फेट सबसे ज्यादा इंसोल्यूबल है, मुझे बताइए। डाउन द ग्रुप क्या होता है सर? डाउन द ग्रुप लैटिस एनर्जी डिक्रीज, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज, बट इन केस ऑफ सल्फेट क्या होता है सर? इन केस ऑफ सल्फेट डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है या कम? सर डिक्रीज जो है हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है इस बार, तो लैटिस एनर्जी रिलेटिवली जो है वो ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी। तो सबसे ज्यादा इनसॉल्युबल कौन हो गया? बेरिलियम सल्फेट, पहले आंसर समझ में आ गया। सो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इनसॉल्युबल सल्फेट। नाउ वी हैव टू टेल द सॉफ्टेस्ट मेटल। तो सॉफ्टनेस भी कहीं ना कहीं हमारे पास डाउन द ग्रुप जाने में वो होती है इंक्रीज। हाँ सर, सॉफ्टनेस भी हमारे पास डाउननेस में जाने में इंक्रीज होती है, क्योंकि साइज बढ़ता है। तो साइज बढ़ता है तो कहीं ना कहीं मेटालिक बॉन्ड जो है वो वीक होने लगते हैं। तो सॉफ्टेस्ट कौन हो जाएगा हमारे पास? बेरियम इज गोइंग टू बी द सॉफ्टेस्ट। बाकी इसका एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो यही होगा, बेरियम ही आना चाहिए। ठीक है, चलते आगे। नेक्स्ट, बढ़िया सवाल। BeCO3 decomposes at about 100 डिग्री सेल्सियस while the other group 2 carbonates require high temperature for decomposition। समझाइए। जिसने कंसेप्ट पढ़ा है वीडियो देखिए यार, वो तो कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएगा, बट जिसने नहीं पढ़ा वो तो क्या ही बताएगा। और जो बिना देखे बता पा रहे हैं, मतलब बढ़िया है। बताओ क्या हो रहा है सर? यहाँ पर जो है आप हीट कर रहे हैं, हीट करके क्या कर रहे हैं? ब्रेक डाउन कर रहे हैं। कौन कम टेम्परेचर पर ब्रेक डाउन होगा सर? जो लेस स्टेबल होगा। किसके किसके तरफ लेस स्टेबल? सर हीट की तरफ। क्या कहते हैं हीट को? थर्मल बोलते हैं। क्या थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है या नहीं? हाँ सर, बिल्कुल सही का। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है सर? थर्मल स्टेबिलिटी जो है फॉर पॉली एटॉमिक एनायन, थर्मल स्टेबिलिटी फॉर पॉली एटॉमिक आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोवलेंट कैरेक्टर। तो जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर उतनी कम थर्मल स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें है सर? बेरिलियम में ही है, तभी सबसे कम टेम्परेचर पर वो ब्रेक डाउन हो रहा है। वेराज बाकी जो लोग हैं उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर रिलेटिवली बेरिलियम से तो यार ज्यादा है, नहीं कम है, बेरिलियम से कम है। तो दैट्स वाई दे आर मोर थर्मली स्टेबल। सो दैट्स वाई अगर उनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है तो आप बता दीजिएगा कि डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट क्या होती है? इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से अब ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा टू इन ऑर्डर टू ब्रेक इट एनी, इन ऑर्डर टू ब्रेक एनी ऑफ इट्स कार्बोनेट। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? नो सर। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ये सेकंड वाला पार्ट तो हमने देख लिया। फर्स्ट वाला पार्ट, के आयनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम की बहुत ज्यादा है, फॉर्मेशन ऑफ N3 नेगेटिव में भी इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, बट फिर भी यार ये लोग कैसे मैनेज कर लेते हैं Li3n बनाना? आप लोग 10 सेकंड का टाइम लिए, सोचिए आपके दिमाग में क्या आ रहा है, देखते हैं कौन इस बात को सोच पाता है। सो क्या होता है आइए समझते हैं। यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम की ज्यादा है, बिल्कुल है, कोई डाउट इसमें? नो सर, लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी तो है ही ज्यादा। तो मतलब Li जो है, Li पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ज्यादा चाहिए क्योंकि साइज छोटा है। दूसरा नाइट्रोजन जो है वो 3 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है यार, 3 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है क्या बनाने के लिए? N3 नेगेटिव।
आसान बात है, नो सर। एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है चलो, दूसरा लेगा रिपल्जन हो जाएगी, तीसरा लेगा रिपल्जन और बढ़ेगी, तो भाई रिपल्जन भी ओवरकम करनी है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव आती है। आई होप आपको पीरियोडिक टेबल का याद आ रहा होगा, जो आपने कभी तो पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, जिन्होंने वीडियो देखी होंगी उनको तो पता ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की वजह से एनर्जी देनी पड़ जाती है नाइट्रोजन को, यार देख ले भाई, रख ले। तो यहाँ पर जो एनर्जी है दैट इज लगभग आपको दे रखी है 2165 किलो। सो लिथियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है, लिथियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है, वो लगभग हमारे पास होती है 520 किलो जूल पर। क्योंकि यहाँ पर 3 लिथियम को हमें क्या करना होगा, आयोनाइज, तो इंटू 3 कर दीजिए। तो क्या हो रहा है लगभग, यहाँ पे मैं देखूँ, ये 1500 मान लूँ, इसको मैं 2200 मान लूँ, लगभग लगभग बात कर रहा हूँ मोटी मोटी। तो 1500 और 2200 की लगभग, तो मेरे पास 3700 किलो जूल एनर्जी जो है वो मुझे चाहिए, अगर मुझे Li3n बनाना है कम से कम। ठीक है, तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज होगी जो इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही होगी, या इससे ज्यादा कर रही होगी, है ना भाई। तभी तो, क्योंकि स्टेबिलिटी कब चाहिए, जब इससे ज्यादा एनर्जी जो है कहीं ना कहीं से मिल जाए, हमें कहीं ना कहीं से एनर्जी रिलीज हो जाए। वर्ड समझ में आ रहा है, एनर्जी रिलीज हो जाए, वो इसी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ आवर लैटिस एनर्जी। सर लैटिस एनर्जी यहाँ पे कैसे, बेटा लैटिस एनर्जी की आपने अभी तक डेफिनेशन पढ़ी है कि जितनी एनर्जी चाहिए एक आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने में। ठीक है, मुझे बताओ एक आयनिक कंपाउंड को कितनी एनर्जी चाहिए होगी ब्रेक करने में। क्या मैं बोल सकता हूँ जितनी उसने बनने के टाइम, जितनी उस आयनिक कंपाउंड ने बनने के टाइम आयन एनर्जी रिलीज कर दी, उतनी ही आप उसे दे दो उसको तोड़ने के लिए। क्या ये वर्ड समझ में आ रहा है, जितनी एनर्जी किसी भी आयनिक कंपाउंड में, जितनी एनर्जी कोई भी आयनिक कंपाउंड अपने बनने के टाइम रिलीज करता है, उतनी एनर्जी हम उसको दे सकते हैं कि यार ये एनर्जी लो और तोड़ दो। बात समझ में आ रही है, हाँ सर ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है। तो लेटिस एनर्जी इज नथिंग बट ऑल्सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जब Li3n बनेगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई आयनिक इंटरेक्शन हो रही है ना, बिकॉज ऑफ इट्स आयनिक इंटरेक्शन। यहाँ पे क्या है, आयंस इंटरेक्ट करते हैं। समझ में आ रही है बात, हाँ सर आयंस का इंटरेक्शन होती है हमारे पास। तो अब हमारे पास लेटिस एनर्जी क्या होती है, बेसिकली आयंस के इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है। जितनी बड़े इंटरेक्शन, क्यों है, क्योंकि भाई आयनिक इंटरेक्शन है, कोई आयनिक फोर्स कम होता है, आयनिक अट्रैक्शन कम होती है, खतरनाक होती है, तो एनर्जी तो रिलीज होगी। तो दिस इज आवर लेटिस एनर्जी, और इस केस में वो लगभग इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है। बताइए आपको कितनी चाहिए थी, 3700 चाहिए थी, ले लो भाई, अब भी हमारे पास बची, तो अब भी बेहतरीन एनर्जी बची बिकॉज ऑफ हाई लैटिस एनर्जी। यहाँ पे आप कैसे बता सकते हैं कि एक तो स्ट्रॉन्ग लैटिस है, इनका जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि उस पर आप बोल दीजिए नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब अगर नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन Li पॉजिटिव एंड N3 नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और लैटिस एनर्जी ज्यादा है, ये बोल सकते हैं। तो यही 2 3 4 डेटा पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख देंगे, तो आपका आंसर बढ़िया से फ्रेम हो जाएगा। तो मेजरली यही आपकी जो कहीं ना कहीं अगर कंपाउंड बन रहा है ना, तो आपको ये सोचना है कि ये कैसे बना, ऐसे बना होगा क्योंकि वो स्टेबल होगा। अब स्टेबिलिटी के लिए आपको दिमाग लगाना है कि यार स्टेबिलिटी होती है तो कैसे होती है। तो वही स्टेबिलिटी की बात मैंने भी यहाँ पर करी कि यार ये स्टेबल है क्यों है, क्योंकि इसको तोड़ना मुश्किल है। क्यों तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। अब वो एनर्जी क्या होगी यार, जितनी एनर्जी बनने में हम रिलीज होगी, उतनी अगर मैं उसको दे दूं वो टूट जाएगा। तो वही चीज है, लेटिस एनर्जी को थोड़ा सा घुमा के इस्तेमाल किया गया। और बाकी क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन वाली बात तो बहुत बार कर ली, ये हम ऑलरेडी वीडियो में देख चुके ही हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इतना ही था हमारे आज के लेक्चर में, एंड फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। स्टार्ट करेंगे विद पी ब्लॉक से जल्दी, प्रोबेबली कल वाल से ही स्टार्ट कर दिया जाना चाहिए पी ब्लॉक। तो बस पी ब्लॉक को फिर ज्यादा से ज्यादा ऑब्वियसली जल्द से जल्द पूरा करेंगे। फिर उसके बाद अगेन फिजिकल केमिस्ट्री को थोड़ा सा स्टार्ट करने की करेंगे कोशिश। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।